नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। आज इस खास कार्यक्रम में हम सीधे जुड़ रहे हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से। ऐसी नगरी जहां पर सभी के जहन में एक सवाल है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ किस तरह की कार्रवाई होने वाली है। जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनके साथ क्या कार्रवाई होगी। ऐसी खबरें हैं कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, क्योंकि आज ही बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग ने जोर पकड़ ली है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये कुछ दिनों में इसकी जानकारी सामने आ जाएगी। इस्तीफे उनके हो चुके हैं, अब इंतजार है कि आगे एसआईटी इस जांच में कैसे बढ़ती है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि चंपत राय ने अपने ट्रस्ट से जुड़े लोगों से कह दिया है कि अयोध्या में उनका वक्त, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला इतना बढ़ चुका है कि बड़े बड़े लोग शक के घेरे में आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का लिया जा रहा है। अब एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबियों से साफ कह दिया है कि अयोध्या में अब उनका समय समाप्त हो गया है। वो चढ़ावा चोरी का दाग लेकर काम नहीं कर सकते। चंपत राय फिलहाल एकांत में है, वो लोगों के सामने नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि उनके साथ उनके करीबियों ने ही विश्वासघात किया। चंपत राय से जुड़े सूत्रों से एनडीटीवी इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि चंपत राय का कहना है कि अब वो अयोध्या में नहीं रहना चाहते हैं। अयोध्या में उनका काम पूरा हो चुका है और जो ये कलंक है उसके संग वो अयोध्या में नहीं रहना चाहते हैं। एनडीटीवी इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी मिली कि टिन्नू यादव से चंपत राय बेहद नाराज हैं। टिन्नू यादव पे उन्होंने भरोसा किया था और टिन्नू ने उन्हें धोखा दिया, ऐसा चंपत राय का कहना है। चंपत राय ये भी कह रहे हैं कि टिन्नू यादव ने ही ये पूरा घटनाक्रम और ये जानकारी सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता को दी थी। मामला बढ़ा तो चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे अभी मंजूर नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक इस्तीफों पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट के बायलॉज यानी ट्रस्ट के नियमों के अनुसार वोटिंग से होगा। इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगा। ट्रस्ट के बायलॉज में किसी भी पदाधिकारी को सिर्फ उसके पद से दायित्व से मुक्त करने का प्रावधान है, यानी अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा को पद से हटाया भी जाता है तो भी वो ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने रहेंगे। यही व्यवस्था अन्य पदाधिकारियों पर भी लागू होती है। वर्तमान में ट्रस्ट के 14 सदस्यों में से 2 सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने हालिया चंदा चोरी मुद्दे के बाद अपने पदों से ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे और अगर 2/3 सदस्यों ने उनके रेजिग्नेशन को लेकर फैसला लिया तभी उनके पद से उन्हें हटाया जा सकेगा। पद से हटाए जाने के बाद भी चंपत राय और अनिल मिश्रा सदस्य बने रहेंगे। जो बायलॉज हैं उनके अनुसार उनकी सदस्यता बनी रहेगी, लेकिन उनके जो पद हैं वो नहीं रहेंगे। चंपत राय ने माना था कि उनसे लापरवाही हुई है। उन्हें पहले ही पता चल गया था, लेकिन जांच कराने में उनसे देरी हुई। लेकिन अब उन पर उंगली उठ रही है कि चंपत राय ने क्या अनदेखी की। मोटा माटा लगता है कि चंपत जी या ट्रस्टीज की अनदेखी है। अब वो अनदेखी कितनी है, किस किस की है, उसका क्या परिणाम होगा, ये जांच से मालूम पड़ेगा। अगर ये जांच जल्दी पूरी की जाती है, वास्तविक दोषियों पर मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है और एक छोटे से समय के अंदर ही हम देखते हैं कि दोषी लोग जेल में चक्की पीस रहे हैं, तब लोगों को लगेगा गलती हुई थी, उसका प्रायश्चित हो रहा है और ये विश्वास लौटाकर हम लेकर आ सके। इस बीच 7 जुलाई से कर्नाटक के हुबली में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव है, जिसमें राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। यानी कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा कि चंपत राय और दूसरे लोग बचेंगे या आरोपों में और घिर जाएंगे। अयोध्या में अजय दुबे, मुकेश सिंह सेंगर और सिकता देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
वैसे अयोध्या में आज जमकर हंगामा भी होता रहा। वकीलों का विरोध प्रदर्शन जबरदस्त रहा। थाने पहुंचकर वो इस बात का दबाव डाल रहे थे कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, खास तौर से बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ। इस बीच ये खबर भी आई कि एसआईटी टीम एक बार फिर अयोध्या लौट आई है। चंपत राय आगे क्या करते हैं ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले चंपत राय समेत कुछ बड़े नामों पर एफआईआर का खतरा मंडरा रहा है। क्या चंपत राय पर होगी एफआईआर? क्या अनिल मिश्रा पर होगी एफआईआर? क्या गोपाल राव पर होगी एफआईआर? 7 जून के बाद जब से हंगामा बढ़ा है, तब से सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं तीनों को लेकर है कि आखिर क्या इन्हें कुछ पता नहीं था या फिर पता था लेकिन आंखें मूंदे रहे। बुधवार को अयोध्या में सैकड़ों वकील सड़क पर उतर आए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर की मांग कर नारेबाजी करने लगे। वकीलों का कहना है कि जो मुख्य लोग हैं उन्हें बचाया जा रहा है। डिमांड हमारी है कि ट्रस्ट के जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जिसमें गोपाल राव हैं, चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा एंड अदर्स उनके साथी हैं। खुद मुलजिम है जो मुकदमा दर्ज कराया है, वो अपने बचने के लिए कराए हैं। जो तीन मुख्य हैं जिनके निर्देशन में ये चोरी हुई है वो बचे हुए हैं, वो उन्हीं के आदमी है जो मुकदमा दर्ज कराए हैं। गोपाल राव, अनिल मिश्रा जेल नहीं जाएंगे मुकदमा दर्ज होकर, तब तक ये अधिवक्ताओं का आंदोलन रुकेगा नहीं। और अगर अधिवक्ताओं को छेड़ा, अधिवक्ताओं को परेशान किया तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता रोड पे आएंगे। तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर जिनके नाक के नीचे चोरी हो रही है, अगर वो आंख मूंद लेता है तो उतना ही भागीदार है वो। इसलिए उन्होंने अपराध किया है कि अपराध को छुपाया है। उसका अरबों रुपए डकार लिया। माजा बरेठा की जमीन और बाकी अयोध्या की सारी जमीन इतनी महंगी कैसे हो गई? कहां से पैसा आया? वकील मांग कर रहे हैं कि पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, मंदिर मैनेजमेंट से जुड़े गोपाल राव और मुख्य सेवादार कृष्णदेव के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, हालांकि अभी एफआईआर नहीं हुई है। जांच की बात की जा रही है। क्या लग रहा है कि कोई बचा रहा है चंपत राय को, गोपाल राव को, अनिल मिश्रा को? ये जो आरोपी के परिजन है ये भी आरोप लगा रहे हैं। ये सब ट्रस्टियों की मिली जुली साजिश है। ये सब एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये जो राम मंदिर में जो चोरी हो रही थी, इस चोरी को छिपाने के लिए सब एक तरफ से जुट पड़े हैं और सही लोगों का नाम नहीं लाने दे रहे हैं। ये तो छोटे खिलाड़ी हैं, अभी बड़े खिलाड़ी बहुत सारे। अभी उन्होंने कहा बताया कि हम अभी जीडी को कायमी पे रखकर करके आपको जीडी की कॉपी देंगे। हम ये बातें हुई हैं। अब तो एफआईआर दर्ज करें ना करें उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई करते हैं? अब एसएसपी साहब को हम प्रार्थना पत्र देंगे नियमों के अनुसार, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है कि ये एफआईआर यहीं दर्ज कर लेंगे। इस सब के बीच एसआईटी की टीम फिर से अयोध्या पहुंच चुकी है। एसआईटी फाइनल रिपोर्ट देने से पहले एक बार फिर जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी एक बार फिर से चंपत राय के अलावा जो बाकी ट्रस्टी हैं उनसे पूछताछ करेगी। इसके साथ में क्या इसमें कोई और भी शामिल है, क्या जो 8 लोग पकड़े गए हैं क्या इसके अलावा कोई और भी शामिल है, उसको लेकर भी पूछताछ होगी। साथ में लोकल पुलिस ने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, उस जांच में क्या निकला है, आरोपियों की कितनी संपत्तियां हैं, उसको लेकर भी एसआईटी जानकारी जुटाएगी। तो कुल मिलाकर एसआईटी को एक कंप्लीट रिपोर्ट देनी है जिसमें ये पता लगाना है कि क्या इस पूरी चोरी के पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा था, क्या मंदिर के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, क्या वो इसमें शामिल हैं। देखना यह है कि चंपत राय और दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। अयोध्या में अजय दुबे, मुकेश सिंह सेंगर और सिक्ता देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो चढ़ावा कांड के गुनहगारों की पाप की कुंडली लगातार खुल रही। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, परतें और ज्यादा विस्तार से ये बता रही हैं कि उनके पाप का घड़ा कितना गहरा रहा। खास तौर से 2 ऐसे शख्स रडार पर हैं जिनके पास से मिल रहे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं
कि क्या किया उन्होंने अवैध पैसों का। वो नाम है अविनाश और लवकुश। पवित्र धाम में चढ़ावे में महापाप करने वालों के सबूत खंगालने नहीं पड़ रहे हैं। सबूत खुद ब खुद गवाही दे रहे हैं कि हाँ, राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों के साथ महापाप हुआ है, साजिश हुई है। और उसकी जीती जागती ये दो तस्वीरें भी बताई जा रही हैं। पहली तस्वीर में नोटों के बंडल के साथ चढ़ावा कांड के आरोपी अविनाश शुक्ला का भाई अमित शुक्ला है। इसके हाथ में ढेर सारे नोटों के बंडल हैं। तो दूसरी तरफ अयोध्या के अच्छे रिहायशी इलाके में लवकुश मिश्रा का ये मकान। ये दो तस्वीरें चढ़ावे में चोरी के दो बड़े सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब सवाल तो उठेगा कि आखिर ये नोटों के बंडल कहां से आए? क्या ये उसी पैसे का हिस्सा है जो राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के दौरान पार किए गए? ध्यान से देखेंगे तो इस बंडल में आपको 500 रुपए वाले हरे नोट, 200 रुपए वाले पीले नोट, 100 रुपए वाले नीले नोट, ऊपर की तरफ भी हरे नोट यानी 500 रुपए वाले नोट, नीचे की तरफ वाले रुपयों का रंग साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन देखने में वो भी 500 की पुरानी गड्डियों जैसे दिख रहे हैं। नोटों की गड्डियों के साथ अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला की ये तस्वीर पिछले साल अगस्त की होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस इस तस्वीर की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ अमित शुक्ला से भी पूछताछ कर सकती है। सवाल उठता है, 17 से 20 हजार रुपए महीने कमाने वाले अविनाश के घर में इतने सारे नोट आखिर कहां से आए? हालांकि खबरें हैं कि अविनाश का ये भाई किसी प्राथमिक स्कूल में टीचर है, लेकिन क्या इस तरह से इतने नोट किसी आम आदमी के घर में मिलना संभव है? इस पर सवाल है, क्योंकि अविनाश चढ़ावा चोरी का आरोपी है। ऐसे में उसके भाई पर शक तो बनता है। दरअसल अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जिसके यहाँ सबसे ज्यादा पैसे की रिकवरी हुई है, करीब 20 लाख रुपए। ऐसे में पुलिस अविनाश शुक्ला को ही असली खिलाड़ी मानती है और पुलिस उसकी 48 घंटे की रिमांड चाहती है, जिससे कि 5 जून को उसके घर क्या हुआ उसका पूरा सच सामने आ पाए। दूसरी तरफ अयोध्या के सोहावल इलाके में लवकुश मिश्रा का ये मकान भी खूब सुर्खियों में है। अब इस पर खतरा मंडरा रहा है। इस पर बुलडोजर चलने की आशंका मंडराने लगी है। सोचिए, ये अभी ठीक से बन भी नहीं पाया है और उससे पहले ही इस पर एक्शन लिए जाने के बादल मंडराने लगे हैं। नोटिस में मकान के तय मानक से अलग तरीके से बनाने को लेकर कार्रवाई की बात की गई है। ऐसे में लवकुश के परिजनों को 1 हफ्ते के भीतर अयोध्या विकास प्राधिकरण को जवाब देना होगा। पूछा गया है, क्या नक्शा पास हुआ है? अगर पास हुआ है तो नक्शे का पेपर दिखाइए। इनसे इतर ये भी बताना होगा कि 17,000 की सैलरी पाने वाले लवकुश ने 1 करोड़ की कीमत का ये मकान कैसे बनवाया? क्या ये संभव है कि इतनी सैलरी में इतना महंगा मकान बनवाया जा सकता है? ये मकान लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर है। अगर 1 हफ्ते में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अयोध्या विकास प्राधिकरण इस पर कार्रवाई कर सकता है। इस मकान की रजिस्ट्री साल 2025 के अक्टूबर में ही हुई थी। यहाँ 3 मंजिला मकान बन रहा है, जिसके बनने की कीमत ही करीब 1 करोड़ के आसपास बैठ रही है। इसमें जमीन की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। 1 फ्लोर बनने की कीमत करीब 30 लाख रुपए। इसी तरह से दूसरा फ्लोर और तीसरा फ्लोर बनने की कीमत 25-25 लाख रुपए है। जमीन सहित ये कीमत करीब 1 करोड़ 5 लाख तक पहुंच जाती है। हमने इस खुलासा होने पर पहले ही आप तक खबर पहुंचाई थी। के शहादतगंज इलाके में क्या ये आलीशान मकान चंदा चोरी से तैयार हो रहा था? ये मकान है आरोपी लवकुश मिश्रा का और इस मकान के 2 मंजिल बन चुके हैं, जबकि तीसरे मंजिल को बनाने का काम चल रहा था और आप ऊपर सरिये लगे हैं, देख सकते हैं कि तीसरी मंजिल तैयार होने वाली थी। लेकिन उसके पहले ही जो लवकुश मिश्रा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लवकुश के बारे में जानकारी मिली है कि इस मकान के अलावा उसने एक प्रॉपर्टी और ली है और उस प्रॉपर्टी की भी जांच चल रही है। तो आरोपियों की संपत्तियों की जांच चल रही है कि आखिर महज कुछ हजार रुपए पाने वाले आरोपी कैसे अयोध्या के अलग अलग इलाकों में करोड़ों की संपत्तियां खड़ी कर रहे थे। ये सुप्रिया मिश्रा लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री है इसकी। और कितना बड़ा मकान है? 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। अच्छा जी। और लवकुश मिश्रा यहाँ पर खुद आता था कभी कभार? आते थे, दूसरे तीसरे चौथे आते थे। 3-4 दिन पर ठेके पे काम चल रहा था। अब लेबर मिस्त्री काम करते थे, तो जो पेमेंट करना होता था तो आते थे।
इतना बड़ा मकान मिलने के बाद पुलिस ने लवकुश के गांव फगोली ठुकरान में भी जर्रा जर्रा कोना कोना छान डाला है। ये उसी समय की तस्वीरें हैं। तमाम जो जगह हैं उनकी तलाशी कर रही है। ये उपले रखे हुए हैं और उपलों के नीचे पुलिस तमाम जगहों की छानबीन कर रही है। देखा जा रहा है कि कहीं यहाँ पर कोई कैश तो नहीं रखा हुआ है। तमाम जगहों की तलाशी अभियान इसी तरह से चलाया जा रहा है। ये जो हिस्सा है यहाँ पर भी पुलिस की टीम गई थी और यहाँ पर जो भूसा है इसमें भी पुलिस ने छानबीन की है और तमाम जगहों पर पुलिस ने यहाँ आकर एक लंबी तलाशी की है और पुलिस को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि लवकुश ने कुछ पैसे रुपए अपने इस पैतृक घर के अंदर छुपाए हों। लवकुश की दादी को भी नहीं पता कि उनका पोता राम मंदिर में चढ़ावा गिनने के काम में लगा था। अब का कही भैया, हमारी पुरखा ने जल कुछ हुए भगवान। अच्छा तो दे दे बच्चा। बाकी बचे 6 आरोपियों के घर से लेकर उनके जुड़े ठिकानों तक पुलिस लगातार छापे मार रही है या फिर आसपास भी पूछताछ कर रही है। ये आवास आप देखिए, ये अयोध्या के एक हिस्से में बना आवास है और इस मामले में जो एक आरोपी हैं मनीष यादव, ये उनका आवास है। मनीष के घर से पुलिस ने 2 लाख रुपए की बरामदगी दिखाई है अपने कागजों में, जिसमें 500 रुपए के 270 नोट और 200 रुपए के 105 नोट और साथ ही 100 रुपए के 400 नोट ये बरामद हुए थे, ऐसा दस्तावेजों में बताया गया है। टिन्नू यादव के रिश्तेदार हैं मनीष और जो आरोप लगाया जा रहा है इनके परिजनों की तरफ से कि ये निर्दोष हैं और बड़े लोगों को फंसाने के लिए इन्हें बचाने के लिए बड़े लोगों को इन्हें फंसाया जा रहा है। तो ये आरोप परिजनों की तरफ से मनीष का आवास है जहां से पुलिस को 2 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। शिकंजा कस चुका है। 8 आरोपियों की सच्चाई लगभग बाहर आ चुकी है, लेकिन अभी भी सवाल बड़ी मछलियों को लेकर उठ रहे हैं। क्या वाकई इनसे इतर कुछ बड़े नाम भी हैं जिन पर खुलासा होना अभी बाकी है? अयोध्या से मुकेश सिंह सेंगर, अजय दुबे, रणवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कर लेते हैं टिन्नू यादव की। टिन्नू यादव वही हैं जो एक वक्त में चंपत राय के बेहद करीबी थे। अब उन पर धोखा देने का आरोप लग रहा है, खबरी होने का आरोप लग रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये आरोप लगा कौन रहा है? कौन उन्हें धोखेबाज कह रहा है और कौन कह रहा है कि उन्होंने खबरी बनकर विरोधियों को जाकर सारी जानकारी दे दी? चढ़ावा चोरी में यह नाम मास्टरमाइंड की तरह लिया जाने लगा था। इस पर आरोप लग रहे थे कि यही वो शख्स है जिसने चढ़ावा कांड में सबसे अहम किरदार निभाया है। आरोप लगे कि यह वही शख्स है जिसने चंपत राय से अपनी करीबी और उसकी वजह से मिले अपने रुतबे और अधिकारों का फायदा उठाकर चढ़ावा चोरी को बहुत बड़े सिंडिकेट में बदलने की गुस्ताखी की। अब तो टिन्नू यादव के घर से 1 लाख रुपए की बरामदगी भी दिखाई जा चुकी है। टिन्नू यादव का आवास है। इस पूरे मामले में लगातार उनको लेकर चर्चाएं हैं अलग अलग तरीकों की। 3 रोज पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने देखा परिवार के लोग किस तरह से विरोध कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि छोटी मछली फंसा रहे हैं, बड़ी मछली फंस गई। परिवार के लोग चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर भी अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे थे। लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने बरामदगी में 1 लाख रुपए, जिसमें 500 रुपए के 180 नोट और 100 रुपए के 100 नोट, इनकी बरामदगी दिखाई थी। कागजों पर वो बरामदगी दिखाई गई है कि 1 लाख रुपए की बरामदगी टिन्नू के आवाज से हुई। टिन्नू के परिजन इस बात को लेकर काफी नाराज हैं। लगातार अलग अलग तरह के दावे टिन्नू के परिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी नाम के आने के बाद से चंपत राय सवालों के घेरे में है। उन पर भी सवाल उठने लगे थे। ये सवाल उठाए जाने लगे कि चंपत राय के सबसे करीबी की भूमिका का मतलब है चंपत राय को सब कुछ पता था। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से चंपत राय ने टिन्नू यादव पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने साफ साफ अपने करीबियों से कहा कि टिन्नू ने भरोसे का फायदा उठाया, धोखा देकर गड़बड़ी की। फंसने पर एसपी नेता को इसकी सूचना दी। असल किरदार टिन्नू यादव थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चंपत राय ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने टिन्नू यादव को धोखेबाज क्यों कहा? उन्होंने टिन्नू यादव पर खबरी होने के आरोप क्यों लगाए? वो एसपी नेता कौन है जिसे टिन्नू यादव ने जानकारी दी? ये बहुत सारे सवाल हैं। चंपत राय के आरोपों को उनके करीबी और ट्रस्ट के लोग भी बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और ऐसा होने के पीछे कारण बता रहे हैं। चंपत राय किसी का बुराई कभी बोले नहीं है। वो चंपत राय आसम पक्का निर्मोही है। किसी की बुराई कभी नहीं बोले हैं। ये चंपत राय जी के खिलाफ साजिश लगती है क्या? ये बात भी कह रहे हैं कि टिन्नू ने सपा के नेताओं को जाके सबसे पहले ये पूरे मामले में गड़बड़ी करी। ये साजिश लगती है चंपत राय जी के खिलाफ?
ऐसी कोई बात नहीं, जो भी कहो राम जी पर उनको विश्वास, उनको भी सफलता मिल जाएगी। एक विवाद होने के बाद आपकी चंपत जी से मुलाकात हुई क्या, कि क्या उनके मन के भाव क्या है इस समय? उनको भी राम जी पर विश्वास बना है, उनको सफलता मिलेगी। पुलिस, एसएसएफ, पीएसी और सीआरपीएफ की तैनाती मंदिर की सुरक्षा में लगी हुई है। हर 15 दिन में सभी की ड्यूटी पॉइंट बदले जाते हैं, लेकिन गणना में ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल से अधिकतर वही गणना कर्मी लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक क्योंकि ड्यूटी गणना इंचार्ज सुभाष और टिन्नू यादव लगाते हैं, इसलिए हेरफेर होता रहा। निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका भी जांची जा रही है। टिन्नू पर जो खबरी होने के आरोप लगे हैं, उस पर अभी तक किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि टिन्नू यादव के परिजन और पड़ोसी इस पूरे मामले पर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो मेरे भैया निर्दोषी हैं एकदम, पूरे मोहल्ले में आप उनसे किसी से पूछ लीजिए। उनको अगर पावर दिया, अगर हम आप मेरे पिता हैं, हमको कुछ कहेंगे तभी तो बच्चा करेगा। बिना माँ बाप के मर्जी से कोई काम कर लेगा? कोई सामान रखा, आप कहेंगे दे दो बच्चे, बाबू तो देंगे हम। कौन है वो मर्जी रखने वाला पिता? जो वहाँ अनिल मिश्रा है, वो राय साहब हैं और चंपत राय हैं। बहुत सही आदमी है, जानिए हम भी यहाँ के नहीं बाहर के हैं, यानी उनको गलत फंसाया जा रहा है। जांच एजेंसियां अभी भी आरोपियों से सच खंगाल रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चढ़ावा चोरी का हर रामद्रोह सीटों के पीछे हो। अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस तमाम विवाद के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस इस्तीफे पर अंतिम फैसला ट्रस्ट को करना है। ट्रस्ट की बैठक में फैसला लिया जाएगा और इसमें भी 8 लोगों की राय मायने रखेगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इस वक्त 15 सदस्य हैं, जिसमें वर्तमान में कुल 14 सदस्य हैं। वो सारे सदस्य आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनमें अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास फिलहाल अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। महासचिव चंपत राय, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजा अयोध्या भी ट्रस्ट के सदस्य थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, लिहाजा उनका पद खाली है। इसके अलावा अनिल मिश्रा भी सदस्य हैं, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी ये 4 पद सीधे तौर पर वोटिंग से बाहर हैं। इसके बाद के प्रसारण सदस्य हैं स्वामी वासुदेवानंद महाराज सदस्य, स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ महाराज सदस्य, परमानंद गिरी महाराज सदस्य, स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज सदस्य, महंत दिनेंद्र दास महाराज, कृष्ण मोहन, नृपेंद्र मिश्रा चेयरमैन निर्माण समिति। इन सभी 8 लोगों में एक्टिव हैं, जो मीटिंग में अपना वोट चंपत राय और अनिल मिश्रा के पक्ष या उनके विरोध में दे सकते हैं। इतने 3 सदस्य सरकार की तरफ से नामित हैं, जिनके पास वोटिंग के अधिकार नहीं होते हैं। ये हैं प्रशांत लोखंडे, प्रतिनिधि हैं केंद्र सरकार के, संजय प्रसाद, प्रतिनिधि हैं यूपी सरकार के, शशांक त्रिपाठी, जिलाधिकारी अयोध्या। तो कुल मिलाकर 8 ही सदस्य हैं, जिनमें से 2/3 यानी कि 6 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा की किस्मत पर फैसला कर सकते हैं। तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, आप कहीं मत जाइए। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे मुंबई समेत देश के किन किन हिस्सों में जल से प्रहार हुआ है। और अब बात करते हैं मॉनसून और तेज बारिश के प्रचंड बहार की। वैसे तो इस बार देश में मॉनसून देरी से पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा है तो पहले जैसे ही हालात जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तेज बारिश ने जीना दूभर कर दिया है। तेज बारिश से कई राज्यों में हाहाकार है। एक बार फिर देश की आर्थिक राजधानी डूबी दिख रही है। हालत ये है कि एक शख्स की मैनहोल में गिरकर मौत भी हो गई। ये पहली बार नहीं है, अब से कुछ दिन पहले भी मुंबई में मैनहोल में एक शख्स गिर गया था। इस समय मुंबई मेयर दौरे पर थी, उन्हीं के पीछे एक व्यक्ति मैनहोल में गिर गया और आज तो वैसे ही मैनहोल में एक शख्स गिर गया और उसकी मौत हो गई। मॉनसून की रफ्तार तेज हुई तो मुंबई की रफ्तार धीमी पड़ गई। मॉनसून की पहली तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं हर साल की तरह बरसाती आफत भी आ गई। मुंबई और आसपास के इलाकों की तस्वीरें हैं। कई इलाकों में भारी जल भराव के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हालात ऐसे बने कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई।
मैनहोल में बह गया शख्स। शहर के चांदीवली इलाके में एक दर्दनाक घटना हो गई। अफजल शेख नाम का एक शख्स करीब 20 से 25 फीट गहरे खुले मैनहोल में गिर गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और अन्य बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि तेज बारिश और जल भराव के कारण व्यक्ति को खुले मैनहोल का अंदाजा नहीं लग सका और वो उसमें गिर गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वार्ड प्रशासन और संबंधित ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खुले मैनहोल को सुरक्षित नहीं किया गया था, जिससे ये हादसा हुआ। एक व्यक्ति जो रास्ते से जा रहा था, ये रिपेयरिंग का काम चालू था, लेबर लोगों ने वो ऊपर का ढक्कन खोला था लाइट, तो वो टाइम उसका बैरिकेडिंग प्रॉपर नहीं करने से रास्ते में जा रहा था, वो आदमी गिर गया। प्रॉपर बैरिकेडिंग होता तो ये नहीं होता था। हमने जिम्मेदार लोगों से बात की तो उन्हें जवाब देते नहीं बना। पूछ रही हूँ कि आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? मैडम मेरा छुप क्यों रहे हैं आप लोग? ये शटर बंद करके छुप क्यों रहे हैं? हम लोग नहीं शटर बंद किया ना। किसने बंद किया? हम लोग तो साइड हमें अंदर आने से रोका जा रहा है। तो हमने नहीं किया ना। मैनहोल खुला था, एक आदमी की मौत हो गई। खुला किसने खोला किया वो देख रहे, वही तो पुलिस देख रही है किसने खोला था। पुलिस बताइए, पहले जवाब दीजिए। सर आप पीएमसी से हैं क्या? आप इन्हें बुला रहे हैं? आप नहीं है ना, तो आप बताइए सर। मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर ये मैनहोल खुला था, आपको जानकारी थी? एटलीस्ट बेसिक टेक्निकल डिटेल्स दीजिए अगर आप अपना नहीं थी, जानकारी नहीं थी, हम लोग जानकारी ले रहे। ये मुंबई का दादर इलाका है। यहाँ सड़कों पर सैलाब आ गया है, चारों तरफ पानी भरा है, गाड़ियाँ तैरती हुई चलती दिख रही हैं। ये दादर का रेलवे स्टेशन है, पटरियों पर पानी भरा हुआ है। हालांकि अभी तक गनीमत ये है कि रेल सेवा प्रभावित नहीं हुई है। इस वक्त हम मौजूद है हिंद माता एरिया दादर में। खास करके आपको बता दें, जिस तरीके से जल भराव की शुरुआत हो चुकी है और तमाम गाड़ियां जो है आपको देखने को मिलेगी एक साइड से होकर चल रही है, और किसी भी वक्त अगर ये जल स्तर बढ़ता है तो ये रोड भी बंद कर दिया जाएगा। कुर्ला की तस्वीरें देखिए, सड़क नदी जैसी दिख रही है, घुटनों तक पानी भरा है। बारिश रुकी, पानी थोड़ा कम हुआ तो गड्ढे सामने आ गए। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है उसको लेकर ये कुर्ला डेपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके हैं, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है। ये अंधेरी सबवे, यहाँ इतना पानी भर जाता है कि लोग डूब तक जाते हैं। एक बार फिर यहाँ पानी भरा है। फिलहाल किसी अनहोनी की खबर नहीं है। शहर पहले ही रेड अलर्ट की चपेट में है। वहीं दोपहर करीब 1:45 बजे आए हाई टाइड ने समंदर के पानी को सड़कों तक धकेल दिया। मुंबई वालों की मुसीबत और बढ़ गई। हाई टाइड का ये फिलहाल समय है। मैं फिलहाल दादर चौपाटी पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अरेबियन सी की जो इंटेंसिटी है, जो इसकी एग्रेशन है, वो काफी क्लियरली बढ़ते हुए नजर आ रही है। हाई टाइड का ये जो समय है ये अगले 20 मिनट तक इफेक्टिव रहेगा और स्थिति जो है रेनफॉल की वो फिलहाल कम हो गई है पिछले 2 घंटे में। हालांकि ग्लूमी वातावरण है, काफी विंडी वातावरण है, बट जो रेन की इंटेंसिटी है वो जो कल रात को थी, आज सुबह थी, उसके कंपैरिजन में काफी कम हो गई है, जिसके कारण की वजह से आप देख सकते हो कि कैसे हाई टाइड के जो रिजल्ट है वो उतना इम्पैक्टफुल शायद नहीं रहेगा। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के मद्देनजर महानगर पालिका बीएमसी कमिश्नर ने सभी अतिरिक्त आयुक्तों की तत्काल बैठक बुलाई है। लेकिन सवाल ये है कि हर साल मुंबई ऐसे ही डूबती है, समाधान की बात होती है लेकिन पानी में सब बह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है। मुंबई के साकिनाका मैनहोल हादसे से जुड़ी एक खबर है, जिसमें एक अपडेट ये है कि बीएमसी के 4 अधिकारियों को इसके लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एल वार्ड के एसी हेरलेकर, इंजीनियर चौगले और पाटिल भी सस्पेंड हुए हैं। लापरवाह ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मदद दिए जा रहे हैं। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने यह घोषणा की है। हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी और 7 दिनों में आएगी जांच रिपोर्ट।
और सभी मैनहोल की होगी 100% जांच। और अब बुजुर्ग की मौत के बाद अब मैनहोल को ढका जा रहा है। ये देखिए तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से एक्शन में आए हैं ये बीएमसी, लेकिन इसका नुकसान जो है, इसका जो खामियाजा जो है, एक जान गई है इसकी वजह से। और अब मैनहोल को ढक दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी मैनहोल की, और लगातार अब एक्शन मोड में बीएमसी आ गई है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, एक शख्स की जान जा चुकी है। तो मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में पानी की वजह से, भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके के खेत जो हैं वो पानी में डूब गए हैं, वहीं शहरी इलाकों की सड़क अब नदियों और समंदरों में तब्दील हो गए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून ने अपना घातक असर दिखाया। आसमान से गिरती ये बूंदें अब राहत नहीं, आफत की तस्वीर बनती जा रही है। कई इलाकों में तो इतनी ज्यादा बारिश हुई कि खेत और मकान तक डूब गए। तस्वीरें नवी मुंबई की हैं। यहाँ बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। नेरुल, बेलापुर और कई निचले इलाकों में पानी भर गया। जल जमाव से मिनटों का सफर घंटों का हो गया। सुबह दफ्तर जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। एक तरफ सड़कें पानी में डूबी थी, तो दूसरी तरफ वाहनों की लंबी कतारें लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही थी। वहीं मुंबई से सटे वसई में बारिश की खौफनाक तस्वीर सामने आई। वागराला पाड़ा इलाका, जो कुछ घंटे पहले तक सामान्य था, अचानक उफनते नाले की चपेट में आ गया। नाले का बहाव इतना तेज था कि सड़क किनारे खड़ी 2 कारें तिनकों की तरह बह गईं। स्थानीय लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे और देखते ही देखते दोनों गाड़ियां पानी में समा गईं। बुल्ढाणा के धाड़ इलाके में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंच चुके हैं। खेत तालाब में बदल चुके हैं और कई किसानों की फसलें पानी में डूब गईं। हालात ऐसे हैं कि किसानों के सामने अब दोबारा बुआई का संकट खड़ा हो गया है। बारिश सिर्फ जलभराव और ट्रैफिक की वजह नहीं बन रही, बल्कि अब जानलेवा खतरे की चेतावनी भी दे रही है। यहाँ एक स्कूली छात्रा सड़क पार कर रही थी, तभी अचानक सड़क किनारे खड़ा विशाल पेड़ भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। महज कुछ सेकंड का फर्क था और छात्रा पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। मुंबई के घाटकोपर में भी पंतनगर पुलिस स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार ऑटो पर पेड़ की भारी डाल गिर गई और ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। उफनते नाले, डूबते खेत, घंटों के ट्रैफिक जाम और गिरते पेड़। महाराष्ट्र में बारिश फिलहाल राहत से ज्यादा चुनौती बनकर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि भारी बारिश ही अकेले लोगों की मुसीबत की विलेन है, उसके लिए जिम्मेदार है सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने वाले ठेकेदार हो, कर्मचारी हो, उतने ही बड़े गुनहगार हैं। और इसका एक ताजा नमूना जूनागढ़ से देखने को मिल रहा है, जहां पर ये तस्वीर अब आपके सामने है। गुजरात के जूनागढ़ से जो आई है, यहाँ बारिश सुकून नहीं बल्कि आफत का सबब बनकर आई। हालांकि यहाँ बारिश का गुनाह नहीं था, बल्कि यहाँ गुनाह नगर निगम और लोकल अथॉरिटीज का था, जिन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। शहर के आजाद चौक इलाके में सड़क खोदने के बाद ठीक से मरम्मत नहीं की गई, जिसके कारण एक बड़ा गड्ढा बन गया। बारिश का पानी भर जाने के कारण गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार दंपति अचानक वो जा गिरे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जूनागढ़ की, गुजरात के जूनागढ़ से तस्वीरें आई हैं, जहां पर बारिश के बाद क्योंकि वहां पर स्थानीय तरीके से काम नहीं हुआ था, जो जिम्मेदार ठेकेदार थे, कर्मचारी थे, नगर निगम के कर्मचारी थे, उन्होंने गड्ढों को नहीं भरा था। इसकी वजह से बड़ी मुसीबत आ गई और एक बाइक सवार दंपति उस गड्ढे में जा गिरे। क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था, इसलिए उन्हें इस बार दिखाई नहीं दिया और वो गड्ढे में जाकर ये एक्सीडेंट हो गया, ये हादसा उनके लिए हो गया।
तो बड़ी खबरों पर हम लगातार बने रहेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या से, जहां पर पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहां से इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।